ये जो फॉलो अप का साइंस है, ये क्या साइंस है? मैंने देखा है कि सेल्स जो क्रैक करते हैं लोग, वो लोग बेशर्म होते हैं। तो नो, एक्चुअली इट इज़ नॉट नो, इट्स KNOW, नो। वो और जानना चाहता है आपसे। जब बहुत सारे लोगों को रिजेक्शन मिला नहीं होता लाइफ में, तो फॉलो करने में इसलिए कतराते हैं कि यार मैंने बार बार फॉलो किया, उसको शायद फ़ोन ना उठाए। बिकॉज मार्केट इतनी बड़ी ओपन है, सोशल मीडिया भी एक्टिव है, बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, AI आ गया। तो बहुत सारे लोग उन लोगों के साथ काम करते हैं जो आपके प्रोडक्ट में रुचि नहीं रखते हैं या इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो उनको जो फॉलो अप का पिच है, तो वो पिच कैसा होना चाहिए? साइकोलॉजी ऑफ सेल्स मेरा एक पॉडकास्ट है, उसमें भी अगर आप लोग देखेंगे, जब आप कस्टमर के फेवर की बात करते हैं या आप उनके ऐसी बात करते हैं जिनसे उनको फ़ायदा होने वाला है, फॉलो अप करते हैं, तो सामने वाले ग्राहक को ऐसा लगना चाहिए कि आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, ना कि आप प्रोडक्ट को पिच कर रहे हैं। रिवर्स सेल का ज़माना भी है आज के टाइम में। B2B और B2C में जो फॉलो अप के तरीका होता है, उसमें क्या डिफरेंस है और किस तरीके से लोगों को पिच करना चाहिए? लेगेसी, एक्सपीरियंस, वो सब तो बात करता है नहीं कोई आदमी। तो दोनों चीज़ों में यही फ़र्क है। जब हम B2B जाते हैं, कोई ये सवाल नहीं पूछता है कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली। आपके पास 12 महीने होते हैं, तो हम जनवरी, फरवरी, मार्च में क्यों फोर्स लगाते हैं? कामयाब और नाकामयाब लोगों में ना छोटी सी थिन लाइन होती है। सेल्स की एक हार्श रियलिटी होती है। जब आप लीड्स को कन्वर्ट करने जाते हैं, आपके पास दिखता है कि नंबर्स तो लीड्स की 1000 है, 2000 है, लेकिन कन्वर्जन सिर्फ 10 या 20 लीड्स की क्यों हुआ है? प्राइस भी गलत नहीं है, प्रोडक्ट भी गलत नहीं है, तो प्रॉब्लम है कहाँ? प्रॉब्लम आती है आपके फॉलोअप्स में, क्योंकि 90% लीड्स आपके मरते हैं जब उनका फॉलोअप सही तरीके से नहीं होता है। तो फॉलोअप के पीछे का साइंस क्या है? कैसे आप लीड्स को एक फ्रूटफुल लीड्स में कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि जब आप लीड्स में पैसा लगाते हैं तो अच्छा खासा आप बर्न करते हैं, और अगर आप उसका फॉलोअप नहीं लेते हैं तो वो लीड मर जाती है, किसी काम की नहीं रहती है, और कंपनी का पैसा एग्जॉस्ट होता है। तो चलिए आज के साइंस को जानते हैं कि कैसे आप फॉलोअप कर सकते हैं और क्यों फॉलोअप बहुत ज़रूरी है सेल्स पिच को करने के लिए। आज हमारे साथ है मनोज जी। मनोज जी पिछले 26 सालों से पब्लिक स्पीकिंग कोच रहे हैं, कम्युनिकेशन कोच रहे हैं, लोगों को ये बताते हैं कि किस तरीके से आप सेल्स करोगे या लोगों से कनेक्ट होगे तो आपको लाइफ में ग्रोथ मिलेगा, आपके बिजनेस को ग्रोथ मिलेगा, और किस तरीके से आप अपने छोटे से छोटे प्रोडक्ट के काम को या फिर सर्विसेज के काम को एक फ्रूटफुल काम में बदल सकते हो। सो चलिए आज हम इसको शुरू करते हैं। और यस, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक सवाल का जवाब आपके मतलब का है। थैंक यू सो मच मनोज जी। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, जो आपके दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, पिछले 26 सालों से न जाने कितने दर्शक आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपके साथ सारी टेक्निक सीखना चाहते हैं, ये जो फॉलोअप का साइंस है, ये क्या साइंस है? बेसिकली मुझे भी 26 साल हो गए हैं लोगों को सिखाते हुए। तो मैंने देखा है कि सेल्स जो क्रैक करते हैं लोग, वो लोग बेशर्म होते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि फॉलोअप के टाइम पर लोग उसको अपने ऊपर, रिजेक्शन को अपने ऊपर ले लेते हैं, बेइज्जती मान लेते हैं। तो साइंस यही है कि आपको ना धैर्य रखना पड़ता है इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि फॉलोअप वही कड़ी है जहाँ पर आप लगातार लगातार लोगों से बात करेंगे तो कभी ना कभी तो ये क्रैक होना ही है। तो लोग उसको पर्सनल ले लेते हैं कि मुझे मना कर दिया गया, तो लोग फॉलोअप करना छोड़ देते हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स में। अगर आपने एक आदमी को प्रेजेंटेशन दिखाया या प्रोडक्ट के बारे में बताया और उसने ना कहा, बेसिकली वो ना नहीं होता, इसको बोलते हैं नो, एक्चुअली इट इज़ नॉट नो, इट्स KNOW, नो। वो और जानना चाहता है आपसे, तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में या किसी सर्विसेज के बारे में अच्छे से बता नहीं पाए। तो आपको पहले ये समझना चाहिए कि आपने उस कस्टमर के बारे में क्या सीखा। आप उसके पास गए तो उसने कैसा आपको ऑब्जेक्ट किया, वो क्या चाहता था बेसिकली। तो ये सारा जो फॉलोअप का साइंस है, बेसिकली ट्रस्ट पे डिपेंड करता है। तो नंबर वन तो आपको ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा कस्टमर को। और यहीं पर बहुत सारे लोग जो सेल्स के लोग हैं ना, वो हट जाते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को पिच करते हैं बजाय कि उसकी ज़रूरत को पूछने के अलावा। तो अगर उसकी ज़रूरत नहीं पता होगी आपको, उसको ये नहीं पता होगा कि वो क्या चाहता है बेसिकली। और कई बार एरोगेंट हो जाते हैं, क्योंकि जब आप फॉलो करने जाते हैं लोग डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को रिजेक्शन मिला नहीं होता लाइफ में, तो फॉलो करने में इसलिए कतराते हैं कि यार मैंने बार बार फॉलो किया, उसको शायद फ़ोन ना उठाए या ना बात करें। तो बेसिकली साइंस ये कहता है कि किसी भी आदमी को एक सर्टेन टाइम पर ही कॉल करना चाहिए। अगर आप डेली फॉलो करेंगे तो शायद वो आदमी इरिटेट हो जाएगा। तो आप उसकी पूछ कर या उसके बारे में, उसके शेड्यूल को जानने के बाद फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप एक दो दिन में फ़ोन करेंगे या 15 दिन में फ़ोन करेंगे। तो कॉन्टीन्यूस फॉलोअप करेंगे, डेली फॉलोअप करेंगे, वो इरिटेट हो जाएगा। तो साइंस भी ये कहता है कि थोड़ा समझने का मौका दीजिए।
दीजिए, कस्टमर को प्रोसेस करने का मौका दीजिए, क्योंकि ब्रेन भी प्रोसेस करता है जो आप बता के गए हैं, तो इतनी जल्दी प्रोसेस होता नहीं है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मार्केट की आ चुकी हैं। तो वो आपको कैसे लेगा या आपके प्रोडक्ट को ही क्यों चुनेगा, तो वो प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा धैर्य बना के रखना चाहिए। ओके। अब एक एक स्टेप पे बात करते हैं मनोज जी, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताइए कि कोई कंपनी है या कोई फ्रीलांस है, अपना एक बिजनेस स्टार्टअप शुरू किया है, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज है, तो उसमें उसको किस तरीके की लीड्स को फॉलो अप करना चाहिए? क्या कोल्ड लीड्स को फॉलो अप करना चाहिए, कोल्ड लीड्स से शुरुआत करनी चाहिए, या फिर जो उसने मार्केटिंग में पैसा लगा के लीड्स लेके आए हैं उस पे फॉलो अप्स करना चाहिए? दोनों में से कौन से लीड्स ज़्यादा फ्रूटफुल रहते हैं फॉर दी फॉलो अप टर्म? ये मुझे लगता है कि मार्केट तो ओपन है सबके लिए, तो लीड जनरेशन से ही काम होने वाला है, बिकॉज मार्केट इतनी बड़ी ओपन है, सोशल मीडिया भी एक्टिव है, तो बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, एआई आ गया है, तो बेसिकली एक आदमी के पास जो टूल आती हैं वो सोशल मीडिया से ही आती हैं, तो आपको उसका इंटरेस्ट पता चल जाता है कि इंटरेस्ट वाइज अगर आप लीड को जनरेट करेंगे तो शायद आपके काम की लीड वो होगी, तो सोशल मीडिया से भी आप लीड को जनरेट कर सकते हैं। एंड देन उसको क्या चाहिए, किस तरह का उसका इंटरेस्ट है, वो स्पेसिफिक लीड्स अगर आपके पास होंगी तो फॉलो करना भी आसान होगा। तो शायद बहुत सारे लोग उन लोगों के साथ काम करते हैं जो आपके प्रोडक्ट में रुचि नहीं रखते हैं या इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो उनको फॉलो अप करना थोड़ा टफ रहता है, बिकॉज वो आपके ग्राहक नहीं बनने वाले मुझे लगता है। और जो अगर सोशल मीडिया पे या एआई का यूज़ करेंगे तो मुझे लगता है कि आप एक स्पेसिफिक लोगों तक पहुंच सकते हैं और लीड को लेने के लिए। और डेफिनेटली ये जो फॉलोअप का पूरा प्रोसेस है, तो पहले तो सेल्स ही होगी, पहले तो आप सेल्स की पिच करेंगे, फॉलोअप तो एंड ऑफ द डे आता है, जब आप उसको बता चुके होते हैं, जब वो आपके साथ इंटरेस्ट शो करता है या आपको लगता है कि चांसेस हैं इसको ब्रेक करने के, तो फॉलोअप तो लास्ट का काम है। तो मुझे लगता है कि पहले आपको लीड जनरेशन पे काम करना चाहिए और उन लोगों के साथ काम करना चाहिए जिनका थोड़ा सा इंटरेस्ट आपकी तरफ या आपके प्रोडक्ट के या सर्विस की तरफ झुकाव थोड़ा सा है, तो उन पे काम करना चाहिए पहले। जो फॉलोअप का पिच है, पिच बहुत मायने रखता हाँ, है, पिच प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलो अप थिंग। सो वो पिच कैसा होना चाहिए? कोल्ड होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, या कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स के साथ होना चाहिए? हाँ क्या हाँ, होना ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग ऐसा मुझसे पूछते नहीं हैं, कई बार वो डायरेक्टली मुझसे पूछते हैं कि किस तरह की होनी चाहिए। तो आपने अपनी सवालों में ना 3-4 ऑप्शन खुद ही लोगों को बता दिया मेरे हिसाब से। तो आप भी बड़े प्रखर वक्ता हैं, मैंने आपको पहले भी सुना है। तो फॉलोअप का जो एक टर्म होता है ना, तो वो रिलेशनशिप बिल्डिंग होता है फर्स्ट। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको ग्राहक के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए। तो जब आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं तो उसको अच्छा लगना चाहिए कि आप एक उसके फेवर की बात कर रहे हैं, तो लोग समझ जाते हैं कि ये सिर्फ प्रोडक्ट ही सेल करने वाला है। तब आप उसके इंटरेस्ट की बात क्रिएट करते हैं, तो उसके पास अगर हर 2-3 दिन में आप फॉलोअप कर रहे हैं, तो आप उसके मतलब एक ही प्रोडक्ट के बारे में आप बताते रहेंगे कि मैंने आपको डिस्काउंट दिया या ऑफर्स दिए, तो शायद वो नेगलेक्ट करना चालू करेगा। तो आप उसके प्रोडक्ट या उसके इंटरेस्ट में कुछ नई चीज़ आपको हर 2-3 दिन बाद बेचना चाहिए कि अभी इस प्रोडक्ट के साथ ऐसा कुछ हो रहा है या हमने कुछ नया लॉन्च किया है। तो मुझे लगता है कि उस तरह का साइंस अगर हम लोगों के साथ प्ले करेंगे, तो शायद ये साइकोलॉजी ऑफ सेल्स मेरा एक पॉडकास्ट है, उसमें भी अगर आप लोग देखेंगे इस पॉडकास्ट के बाद अगर वो देखना चाहें, तो साइकोलॉजी ऑफ सेल्स के ऊपर मैंने एक पॉडकास्ट भी शूट किया है। तो साइकोलॉजी भी ये कहती है, जब आप कस्टमर के फेवर की बात करते हैं या आप उनके ऐसी बात करते हैं जिनसे उनको फ़ायदा होने वाला है, तो डेफिनेटली वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो आपको उसके इंटरेस्ट को देख लेना चाहिए, साथ में आपका रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सामने वाले को ये पता चल जाएगा कि वो आपको सिर्फ प्रोडक्ट ही सेल करना चाहता है या वाकई में आपकी मदद करना चाहता है। तो जब आप फॉलोअप करते हैं तो सामने वाले ग्राहक को ऐसा लगना चाहिए कि आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, ना कि आप प्रोडक्ट को पिच कर रहे हैं। तो अगर आप उसको सॉल्यूशन देंगे, उसकी हेल्प के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। लाइक मैं अगर आपको कॉल करूंगा और मुझे पता है आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो मैं बोलूँगा सर मैं आपकी एक हेल्प कर सकता हूँ, आपको और भी ब्रॉड ऑडियंस तक पहुँचाने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आपको जल्दी से जल्दी स्टार बनाने में। वी हैव अ टीम ऑफ ये हमारे पास ये चीज़ें जो आपको जल्दी से और मतलब पॉपुलर कर सकती हैं। तो अगर मैं इस तरह की बातें करूँगा तो कहीं ना कहीं उसका जो एरिया है, उसका जो बहुत सारा एरिया ऐसा होगा जो ब्लैंक होगा, जहाँ पर उसको लग रहा हो कि यार ये गैप है, जहाँ अगर मैं पुरानी एजेंसी के साथ काम कर रहा हूँ तो मुझे ये गैप फील हो रहा है। तो अगर आप ये समझ लेंगे, 1-2 बात फॉलोअप करेंगे, तो आपको ये कन्वर्सेशन में पता चल जाएगा कि उसका जो गैप है वो कहाँ पर है, और अगर आपने वहीं पर स्ट्राइक किया तो डेफिनेटली वो आपके साथ होगा। बिल्कुल। आपने अभी बात की रिलेशनशिप बिल्डिंग की, कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने वाली आपने बात की। जी जी, तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, वो है कस्टमर्स के साथ इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट जी करना, जी, जो मुझे लगता है सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इम्पॉर्टेंट है।
तो जो इमोशनल बॉन्डिंग है, जो सेल्स के पर्सन रहते हैं वो कभी कभी ये हिचकिचाते हैं कि कंपनी उनके खिलाफ कुछ सोच ना ले कि वो क्लाइंट से पर्सनल रिलेशन बना रहा है और उसको लेकर आगे बढ़ रहा है। तो फॉलो अप में इमोशनल बिल्डिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये जो बॉस है वो भी समझ ले और जो सेल्स के पर्सन है वो भी समझ ले, ये आप बता दीजिए। ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर हम सेल्स वालों की बात करें तो साइकोलॉजी ऑफ सेल्स पे बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं और ब्रेन ट्रेसी भी सेल्स के ऊपर बहुत सारी बातें बोलते हैं। तो इन सब का जो निष्कर्ष निकलता है तो वो रिलेशनशिप बिल्डिंग ही निकलता है कि जब तक आप किसी से रिलेशनशिप नहीं बॉन्ड मतलब बिल्ड करेंगे, आपको लगता है कि वो आपके साथ नहीं आएगा, इतना प्रोफेशनल नहीं चलता है लाइफ में ना। अगर आप किसी को टू द पॉइंट बात करेंगे और आप बोलेंगे कि आपको मैं इंश्योरेंस बेचता हूँ कि आपको अगर कुछ हो जाए ज़िंदगी में तो ये पैसा आपके काम आएगा, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आपको नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो आप जब तक पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करेंगे, पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड का मतलब है कि आप उसके बातों का समाधान नहीं करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को नहीं सुनेंगे, या उसका एरिया कौन सा है। कई लोग पैसे में इंटरेस्ट होता है, कई लोग हेल्थ में इंटरेस्ट लगते हैं, कई लोग बोलते हैं कि अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो जब तक आप उसका मतलब पेन पॉइंट नहीं पकड़ेंगे किसी भी सेल्स के अंदर, तो जब तक होने वाला नहीं है। तो आपको जब बात करते हैं, हम ज़्यादा बार कम्युनिकेट करते हैं, तो डेफिनेटली आप कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर देते हैं। और एक कंपनी को ये समझना पड़ेगा, दिस इज़ द पार्ट ऑफ सेल्स बेसिकली। तो अगर आप रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं और आप उसको विश्वास और पक्का कर रहे हैं धीरे 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 धीरे, तो आप एक बार करेंगे, दो बार करेंगे। आज भी मुझे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रियल एस्टेट के लोग कॉल करते हैं मुझे, तो डेफिनेटली जब मैं उनको बात करता हूँ तो वो मेरे 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 जोन में बात करते हैं। तो एक दो बारे में मेरे बारे में वो समझ जाते हैं, फिर वो मेरे को यूट्यूब पे ढूंढते हैं, तो अभी वो सतर्क होकर बात करते हैं। तो मुझे लगता है कई बार मेरा पॉडकास्ट देखने के बाद वो मुझ पर ही वो फॉर्मूला यूज़ करने लग जाते हैं। तो वो रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं कि मनोज सर, ये वाली प्रॉपर्टी तो चलो अभी आपने नहीं ली है, तो अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो उसमें ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक मुझे वो कंफर्टेबल फील नहीं कराएगा सामने वाला, मेरे फेवर की बात नहीं करेगा ऑल द टाइम, यू शुड नॉट टॉक अबाउट मनी ऑल द टाइम। और सेल्स अगर ड्रैग करना चाहेंगे तो लोग पीछे हटेंगे। तो ये रिवर्स सेल का ज़माना भी है आज के टाइम में, तो रिवर्स सेल भी करते हैं लोग कि उसके बारे में अगर आप पूछेंगे तो बहुत सारी बातों में ये पता चल जाएगा कि वो क्या चाहता है बेसिकली। और ऐसा करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं, सेल्स वाले लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादा होते हैं मुझे लगता है। तो 10 में से एक कॉल उसको अगर ऐसा आएगा कि वो मेरे बारे में कोई सोच रहा है, तो ऑब्वियसली तो उसका झुकाव उसकी तरफ हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, अलग अलग सेक्टर्स होता है, एक फॉलो अप का तरीका हर सेक्टर में काम नहीं कर सकता करेक्ट, है, बिल्कुल मुझे सही लगता बोला है। आपने। रियल स्टेट का अलग होता है, हाँ, मेडिकल फील्ड का अलग हाँ होता जी, हाँ, है। हाँ, और अगर मेडिकल फील्ड वाले रियल स्टेट के हिसाब से बात करने हाँ, लगे हाँ, तो कभी उनके पेशेंट तो नहीं आएंगे नहीं। और मैन्युफैक्चरिंग एफएमसीजी का अलग अपना तरीका यस होता है यस पिच करने का। तो B2B और B2C, हम इस चीज़ों को लेकर चलते हैं। B2B और B2C में जो फॉलोअप के तरीका होता है उसमें क्या डिफरेंस है और किस तरीके से लोगों को पिच करना चाहिए? देखिए, दोनों चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि बी टू बी की अगर बात करें तो आपके ब्रांड को वैल्यू देगा सामने वाला। कि बी टू बी में आदमी ये सोचता है कि हम किस बिज़नेस के साथ काम करने जा रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने जा रहे हैं, वो कि उसका ऑथेंटिसिटी क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उसकी लेगेसी क्या है, कितने सालों का एक्सपीरियंस है, वो सब चीज़ें बी टू बी में हमेशा काउंट होती हैं। जब हम कम्युनिकेट करने जाते हैं, उस टाइम हम प्रोडक्ट का फ्यूचर ना भी बताएं तब भी उसको समझ आ जाएगा कि ये बड़े लोग हैं, पुराना एक्सपीरियंस है और पुरानी कंपनी है, लेगेसी बढ़िया है, तो इनके साथ काम कर लेना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो लोग साथ होते हैं, जैसे इंडिया के या वर्ल्ड के बड़े कंपनीज कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वो लेगेसी देख के ज्वाइन करते हैं कि हाँ, इसका प्रोडक्ट होगा तो सही होगा। तो बी टू बी में तो ये काम आएगा, और बी टू सी में कस्टमर वो देखेगा कि इससे हो क्या रहा है बेसिकली, प्रोडक्ट से, इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो लोग ले रहे हैं। तो अगर आज आप सोशल मीडिया देखें तो बहुत सारे नए ब्रांड फटाफट बन रहे हैं, तो वहाँ पर तो लेगेसी, एक्सपीरियंस, वो सब तो बात करता है नहीं कोई आदमी। तो दोनों चीज़ों में यही फ़र्क है। जब हम बी टू बी जाते हैं तो कंपनी की लेगेसी, कंपनी ने उसके साल जो बीते, उनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा, तो बी टू बी में हम उस तरह से बात करते हैं। और बी टू सी में आपका प्रोडक्ट आप लोगों के लिए क्या हेल्प कर सकता है, हम उस पर बात करते हैं। तो दोनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क है। अभी हम जब बैंक सेक्टर में जाते हैं सर, बैंकिंग सेक्टर वाले बहुत इन चीज़ों को लेके एक तरीके से आप समझिए कि डिसहार्टन हो जाते हैं कि अगर कोई सही तरीके से भी काम कर रहा है क्रेडिट कार्ड या किसी चीज़ों के लिए, लेकिन कस्टमर्स की तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स आता है कि वो बहुत डिसहार्टन हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा जो सेल्स फैक्टर जो गिरता है वो बैंकिंग सेक्टर में बहुत एक गिरता है, और लोग सेल्स के टर्म में बैंकिंग सेक्टर में नहीं जाना प्रेफर करते हैं, क्रेडिट कार्ड में जाना प्रेफर नहीं करते हैं। तो उनके लिए ऐसा क्या आपके पास आइडिया है जो फॉलो अप ले सके और उनके कस्टमर्स भी निराश ना हो और वो भी अच्छे से कर सके? देखिए, जो भी सेल्स के
अंदर अपना अपना कैरियर बनाना चाहते हैं लोग, बेसिकली सेल्स जो है ना थोड़ा टफ तो है, बट ये आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है सेल्स हमेशा। बिकॉज एक बार अगर आपको इसकी आदत पड़ गई तो बेसिकली हमारे उसमें बोलते हैं कि अगर आप ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, ज़्यादा लोग ना करेंगे, यू बिल्ड योर मतलब और आप पावरफुल होते जाएंगे। बट साइकोलॉजी तो देखो ह्यूमन काइंड की होती है ना कि आदमी 2-4 बार अगर बोलेगा तो मना कर देगा तो वो डिसहार्टेंड हो जाता है, उसको बुरा लगने लगता है। तो बेसिकली सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि चाहे वो बैंकिंग क्षेत्र के लोग हों, चाहे वो मतलब हेल्थ केयर सेक्टर हो, चाहे कोई भी एफएमसीजी हो, तो आपको कॉल तो करना पड़ेगा लोगों से। और ये प्रोसेस का ज़माना होता है कि मतलब आप अगर ये समझेंगे कि मुझे ऐसा क्यों मिल रहा है या मुझे ही लोग क्यों बोल रहे हैं। आप क्रेडिट कार्ड भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, कई लोगों से बात करना आपको पसंद आएगा, तो कई लोग आप डायरेक्टली बात करते हैं कि दिस इज़ द गुड टाइम टू टॉक टू यू, और कई लोग रोबोटिक बात करते हैं कि आई एम कॉलिंग फॉर दिस दिस बैंक एंड ये सर्विसेज है हमारे पास और ये मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको, ये बैंकिंग है। तो इस तरह से आप छोड़ देंगे। तो जब आपसे बात करते हैं तो आपको पता चल जाता है आपको किसको लेना है, किसके साथ बात करनी है। तो बैंकिंग सेक्टर भी वही है। तो कई बार ट्रेनिंग की कमी रह जाती है, हमारे को एक्सपीरियंस की कमी रह जाती है, और सेल्स वालों को मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। तो बाकायदा मैं एक ट्रेनिंग चलाता हूँ जिसमें मॉक टेस्ट कराता हूँ लोगों का, बैठ के बात कराता हूँ, अपने सामने कॉल कराता हूँ उन लोगों को। तो ये सब प्रैक्टिकली कराना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को ट्रेंड करना बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिकली और इन हाउस, बताए बजाय कि आप एक इवेंट क्रिएट करें, उसमें एक आदमी बोल रहा होता है तो सब लोग नॉलेज ले रहे होते हैं। हम पार्टिसिपेट अगर करा के हम लोग बैंकिंग क्षेत्र के लोगों को कराएंगे तो डेफिनेटली वो हार नहीं मानेंगे। तो उनको प्रोसेस पता चल जाएगा कि ये प्रोसेस ही है बेसिकली। 10-12 बार फॉलोअप करेंगे या 10-12 बार कॉल करेंगे लोगों को तो वो प्रोसेस जान जाएंगे अपना। तो मुझे लगता है कि ऑफलाइन ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए। ये एक बीच में जो सेक्टर है जो बैंकिंग का आपने छेड़ा, उसमें ये मुझे लगता है ये गैप है उसमें कि वो डायरेक्टली और प्रैक्टिकली ट्रेनिंग नहीं हो रही है उस पूरे सेक्टर में। इसलिए लोग मुझे लगता है कि उससे डिसाइडेड हो जाते हैं कि यार ये तो बहुत मुश्किल है। क्रेडिट कार्ड तो हर कंपनी बेच रही है, हर आदमी उसको अप्रोच कर रहा है। जैसे समबडी कॉल मी कि सर आई एम कॉलिंग फ्रॉम इस बैंक से बोल रहे हैं, हो सकता है आपके पास ये कार्ड हो, बट मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ जिसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो एक दूसरा तरीका था कि वो डायरेक्टली बेच नहीं रहा था मुझे। तो बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं भी सिखाता हूँ सेल्स वालों को कि आप इस तरह से इस इंडस्ट्री में इस तरह से बोल सकते हैं। वी क्रिएट कस्टमाइज एक स्क्रिप्ट होती है, हम बना के देते हैं लोगों को, अपने साथ मूक टेस्ट कराते हैं उन लोगों का, कॉल कराते हैं कस्टमर को, 100 कॉल कराते हैं दिन में, तो उसको पता चल जाता है हाँ यार ये ऐसा ही होगा। तो ये ज़रूरी है मॉक टेस्ट कराना और इस तरह की ट्रेनिंग देना, ऑफलाइन ट्रेनिंग देना अपने स्टूडेंट्स को। आपने ट्रेनिंग की बात की, बहुत अच्छी बात आपने की। ट्रेनिंग जो ये शब्द है ना, ये आजकल मुझे लगता है कि बहुत जगहों से हटते जा रहा है। जी जी जब भी किसी भी सेक्टर में लोग सेल्स की पर्सन को ले रहे हैं तो एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं या टर्नओवर पूछ रहे हैं कि आपने कितना रेवेन्यू ग्रोथ दिया, क्या किया, किस लिए किया। लेकिन कोई ये सवाल नहीं पूछता है कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली जी या जी किस तरीके से आपने किया। तो फॉलोअप की टर्म में ट्रेनिंग लेना कितना ज़रूरी है और ये हर कंपनी को समझना क्यों ज़रूरी है? मुझे लगता है देखिए सबसे पहली बात तो ट्रेनिंग कभी भी लेक्चर का पार्ट नहीं रहा है। कि अगर आज के टाइम पर जो भी लोग ट्रेंड करते हैं लोगों को, वो लेक्चर दे के समझाना चाहते हैं या किसी बुक की कहानी बताना चाहते हैं या वो एग्जाम्पल दे के समझाना चाहते हैं। मगर एक तरीके अगर आप समझे कि ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, आप आर्मी की ट्रेनिंग लेने जाते हैं, पुलिस की ट्रेनिंग लेने जाते हैं, तो ट्रेनिंग हमेशा टफ चीज़ रही है जिसमें आपको अपनी मानसिक स्तर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, आपको अपने फिजिकल अपना मेंटल लेवल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो एक आदमी के साथ अगर इस तरह के प्रोसेस में हम गुजारेंगे तो शायद वो स्ट्रॉन्ग बिल्ड होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ट्रेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वहाँ वो मिस कर जाते हैं कि हमें किस ट्रेनर का चुनाव करना है और किस ट्रेनर ने कितना रेवेन्यू दिया किस कंपनी को। मुझे लगता है पहले तो ट्रेनर कौन है उस पर भी डिपेंड करता है, बजाय कि हमारे स्टूडेंट्स हैं जो लेके आए हैं वो कहाँ से लेके आए हैं, तो किससे लेके आए हैं वो इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। और मैं अगर सेलेक्ट करूंगा और मेरे पास कोई बायोडेटा आएगा तो मैं वही देखूंगा कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है। आप सेल्स में कितने प्रॉम्प्ट हैं और कहाँ से आपने एजुकेशन लिया, कहाँ से ट्रेनिंग लिया, किस ट्रेनर ने आपको ट्रेन किया, मैं तो पहले तो उसको देखूंगा। तो मुझे तो लगता है कि अगर मेरे को लगता है एक भरोसेमंद ट्रेनर है और उसका एक अपना इतिहास है लोगों को तैयार करने का, इंडिया में बहुत सारे अच्छे ट्रेनर्स हैं, तो उनकी ट्रेनिंग जो लोग लेके आते हैं मुझे कोई डाउट ही नहीं होता, मैं सीधा हायर कर लेता हूँ उनको। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि ये लोगों को जानना ज़रूरी है। बिल्कुल। जो फॉलोअप का टर्म है इसमें बहुत से मिस्टेक्स भी होते जी हैं, जी लोग मिस्टेक बहुत करते हैं। जिस वजह से जो उनको जेएफएम में जैसे जनवरी फरवरी मंथ जो मार्च है, बहुत सारे जो प्रोडक्ट की कंपनीज हैं उनके लिए बहुत क्रूशियल महीना होता है जी जी फॉलोअप्स लेने के जी लिए, जी अपनी जी चीज़ों को क्लोज करने के लिए। तो उसमें बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स हैं जो कि सेल्स पर्सन कर जाते हैं और बॉसेस उन पे ध्यान नहीं देते कि इस तरीके के मिस्टेक्स हो रहे हैं जिस वजह से जो प्रोडक्ट्स है वो बिक नहीं रहा है। तो ये कौन से मिस्टेक होते हैं? ये मिस्टेक कंसिस्टेंसी की होती है बेसिकली। आपके पास 12 महीने होते हैं तो हम जनवरी फरवरी मार्च में क्यों फोर्स लगाते हैं?
ये टेक्निकली टर्म्स अगर आप समझें कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो साइकोलॉजिकल इस तरह के लोग हैं, ये एंड ऑफ द डे अपना बिल भरेंगे, जबकि उनके पास एक महीना होता है। और एक डेटा भी मैंने पढ़ा कि लगभग 2,000 करोड़ से ज़्यादा मतलब जो रेवेन्यू जनरेट हुआ बैंकिंग को या टेलीकॉम सेक्टर को, वो लेट फी से हुआ। तो अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है, 12 महीने में वो पहले 5-6 महीने तो बड़ा रिलैक्स रहता है। तो अगर कंसिस्टेंट रहेंगे आप अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, तो डेफिनेटली आपको उस टाइम पर ज़्यादा फोर्स करना नहीं पड़ेगा और आप ब्रेक डाउन कर देंगे। कोई भी टारगेट, कोई भी अचीवमेंट अगर आपको करनी है तो वो आप जल्दी कर लेंगे, तो प्रेशर नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए अपने प्रोडक्ट को सेल करने में। तो 12 महीने में जो लास्ट के 3 महीने, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर होता है, क्लोज करना होता है और सब लोग बूम पे होते हैं कि यार इस क्लोजिंग में बड़ा काम करेंगे हम लोग, ऐसा वो सोचते हैं। तो बेसिकली अगर आपने 11 महीने अच्छे से काम किया होता, 10 महीने कंस्टेंट रहे होते, आप कंटिन्यू रहते, तो कंसिस्टेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो कंसिस्टेंसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आप कितने कंसिस्टेंट रहें अपने टारगेट को लेकर, अपने काम को लेकर। तो मुझे लगता है तब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये वहाँ पर लैग कर जाते हैं क्योंकि ब्रेन आपको अलाउ नहीं करता है ना ज़्यादा काम करने के लिए। और अगर हम लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंसिस्टेंट रहते हैं और वो परफॉर्मर होते हैं। अगर आप डेफिनेटली अगर आप सिचुएशन भी देखें, जो परफॉर्मर हैं और नॉन परफॉर्मर हैं, तो आप देखना उनके अंदर ये क्वालिटी होगी जो परफॉर्मर्स हैं कि वो कंसिस्टेंट रहें पूरे साल। तो उनको अपना टारगेट मान लेते हैं, 12 पॉलिसी का किसी को मिला है तो वो 12 पहले महीने कर देते हैं, दूसरे महीने कर देते हैं, तो वो अगले टारगेट की तरह, अचीवमेंट की तरह पूरे साल में लगे रहते हैं। और बजाय कि पूरे मतलब डेटा भी ये बोलता है कि जितने लोग इंश्योरेंस के, उनसे 12 पॉलिसी भी साल में नहीं होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो देखिए, कामयाब और नाकामयाब लोगों में ना छोटी सी थिन लाइन होती है। दे आर नॉट परफॉर्मर, वो रिलैक्स बहुत करते हैं। जो नॉन परफॉर्मर लोग होते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, वो ऑप्शन ज़्यादा ढूंढते हैं, वो रिलैक्स ज़्यादा करते हैं। बट ये सब तो नहीं करना चाहिए अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। हमने भी बहुत सारे बैरियर्स को ब्रेक किया, 26 साल 27 साल हो गए हमारे को भी। तो हम लोग कंस्टेंट रहे कि अपनी चीज़ों को ऐसे ही करना है, उसी फॉर्मेट में करना है और आपका ट्रेंड करना है आपको ब्रेन को। तो जब आप बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी। और आप सोचते हैं कि शॉर्टकट से हो जाए, तो शॉर्टकट से कुछ होने वाला नहीं है। शॉर्टकट आजकल सेल्स में बहुत सारे लोग अपनाना शुरू कर देते हैं Yes. कि कुछ भी। अच्छा, फॉलोअप्स में बहुत सारे ऐसे आजकल ट्रिक्स आ गई हैं कि लोग मिथ बताना शुरू कर रहे हैं। उनके प्रोडक्ट सेल हो जाए या सर्विसेज सेल हो जाए, उसके लिए वो मिथ्स बताना शुरू कर रहे हैं कि ठीक है, मैं एक फिगर दे दूंगा अपने कंपनी को कि मैंने तो कर दी, कुछ भी बोल के मैंने दिया, कर दिया। और वो उनके बॉसेस को भी नहीं पता चलता। पता तब चलता है जब क्लाइंट आके बताता, भाई मुझे तो ये प्रॉमिस किया गया था और ये चीज़ें हुई नहीं। तो ये मिथ को लेकर चलने वाले जो फॉलोअप्स करने वाले लोग होते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? फॉल्स कमिटमेंट करते हैं, मतलब आप ये Yes, कहना चाह रहे हैं yes. कि लोग सेल्स को पूरा करने के लिए, अपनी सैलरी को जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं मार्केट में। तो ये लोग बड़े काम तो कभी नहीं कर पाते हैं। आप देखना एक ही पोजीशन पर ये लोग मिलेंगे आपको। अगर आप किसी का रिज्यूम भी देखेंगे, उसने मतलब फ्लक्चुएट करके कंपनियां ज्वाइन की होंगी, ज़्यादा कंपनियां ज्वाइन की होंगी, पिछले 2 साल में 4 कंपनियां कर ली होंगी, 5 कंपनियां कर ली होंगी। तो अगर ऐसे लोग अगर सेल्स के मिलेंगे तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि इसने पहले जहाँ परफॉर्म किया होगा। बिकॉज अगर आप भी किसी को हायर करेंगे, परफॉर्मर को हायर करेंगे आप, और आप भी चाहेंगे वो आपकी कंपनी में एक एसेट बन के काम करे। तो ये तो मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है। तो हम कभी ऐसे लोगों को लेंगे नहीं जो जल्दी जल्दी स्विच ओवर करते हुए आए थे। तो ये गिमिक से काम करने वाला नहीं है। और जितने भी लोग सेल्स के आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको भी बता दूं कि अगर आप कॉन्स्टेंट रहेंगे और इस तरह से काम करेंगे कि लोगों को एक गिमिक बताकर काम करेंगे या फॉल्स कमिटमेंट करके प्रोडक्ट को सेल करेंगे, तो डेफिनेटली आप पे विश्वास करने वाले नहीं है। आप एक सेल्स के आदमी हैं, आप कुछ भी बेच सकते हैं और आपको यही काम पूरी ज़िंदगी करना है। तो जब तक आप कस्टमर को अपने साथ रिलेशनशिप में नहीं रखेंगे, तब तक वो एक ही बार आपको पैसा दे सकता है या एक ही बार आपको रेवेन्यू जनरेट करा सकता है। मगर आप उसके साथ हमेशा रहेंगे, आपने एक ऑनेस्ट रिव्यू के साथ काम किया, एक ऑनेस्टी के साथ सेल की, तो आप पूरी ज़िंदगी उसको अगर 100 प्रोडक्ट भी बेचना चाहेंगे तो 100 प्रोडक्ट आपसे लेगा हमेशा। बिल्कुल। आपने जब ये पॉडकास्ट शुरू हुआ था, स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि नो का मतलब हमेशा नो नहीं होता है और उसके पीछे का भी साइंस होता है कि क्या हमें पकड़ना होता है। तो अब इस पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। जब कस्टमर आपको नो बोल देता है फॉलोअप के टाइम, तो क्या वो सीधे नो बोलता है या उसका कुछ हिडन ऑब्जेक्शंस रहता है जिस वजह से वो नो बोलता है? नहीं, आप अगर उसको सोचेंगे कि उसने बोला नहीं, तो बेसिकली मैं जो सोचता हूँ उसका मतलब होता है अभी नहीं। तो इसको ऐसे सोच सकते हैं कि उसने नहीं बोला, उसने 2 वर्ड बोले हैं एक साथ में ना, अभी नहीं। तो अभी नहीं हमें समझना है कि उसको मतलब उसको और जानना है, या उसको अभी नहीं हो सकता है कि 15 दिन बाद उसको ज़रूरत हो सकती है, 1 महीने बाद उसको हो सकती है। और हमारे सेल्स के टर्म में भी नो का मतलब KNOW नो होता है कि नो, और वो जानना चाहता है आपके बारे में। तो शायद आप अच्छे से बेस्ट तरीके से बता नहीं पाए, कहीं ना कहीं गैप रह गया। क्योंकि आज के टाइम पे जैसे आपने भी अभी बीच में हमने पॉडकास्ट में बात किया कि लीड जनरेशन कैसा होता है, तो आप तो मेरे से बेटर जानते हैं कि लीड जनरेशन आप मतलब उसके लॉजिक के हिसाब से, हॉबी के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से भी लीड को कस्टमाइज़ करके आप जनरेट कर सकते हैं। अब वो आदमी आपके पास वही आया है जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, उसके बाद भी अगर एक सेल्स वाला उसको प्रोडक्ट नहीं बेच पाया,
तो आप समझिए कि वो इंटरेस्ट होते हुए भी उसने नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं तो आपके सेल्स वाले ने कोई ना कोई तो प्रॉब्लम क्रिएट की है। और मुझे लगता है कि जब मैं अक्सर अपने लोगों को बताता हूँ, सेल्स वाले जितनी भी मेरे टीम में लोग हैं या मेरे साथ कंपनियाँ जुड़ती हैं, कि जब आप किसी को प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं, उसके बाद आप वापस आते हैं, तो बेसिकली उसने मना किया, तो उसने बेसिकली क्यों मना किया, उसने आपसे कोई ऐसा सवाल नहीं किया था कि शाहरुख खान की उम्र कितनी है, काजोल से उसकी क्या मतलब कैसी कौन कौन सी फिल्में थी उसके साथ। उसने आपके ही कॉन्सेप्ट में, आपके ही प्रोडक्ट में, आपकी ही नॉलेज में आपको हरा दिया। तो आप अपने प्रोडक्ट के लिए पूरे प्रिपेयर नहीं थे, इसका मतलब तो यानी अगर आप वो इंटरेस्टेड वाला क्लाइंट था और आप अपने प्रोडक्ट को बताने में असमर्थ रहे, तो कस्टमर ने ये नहीं बोला कि आप मुझे ये समझ नहीं आया, उसने बोला बाद में देखूंगा मैं। और ब्रेन ट्रेसी की बहुत सारी बुकें, उसमें बोला जाता है 5 तरीके से लोग मना करते हैं, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में सोच के बताऊंगा, वाइफ से पूछ के बताऊंगा। तो 4-5 चीज़ों में आपको प्रॉब्लम पता ही है वो एरिया कौन कौन सा है, तो पांचों चीज़ों को अपने प्रोडक्ट के साथ रख के जाइए आप, कि सामने वाला अगर ये पहुंचेगा तो मुझे क्या जवाब देना है। तो बेसिकली आप अपने प्रोडक्ट में, अपनी स्क्रिप्ट में माहिर होने चाहिए। और आप अगर आप सेल्स करने गए तो आपके अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको हारना नहीं चाहिए किसी के सामने भी। तो कस्टमर अगर नहीं बोलता है तो उसका मतलब अभी नहीं है, ये थोड़े दिन बाद है, तो उसके बाद फॉलो कर सकते हैं हम लोग और कंटिन्यू प्रोसेस करेंगे। और मुझे लगता है कि सेल्स वाले लोग फॉलो करने में ना, एक तो बहुत जल्दी जल्दी होता है उनको, बहुत जल्दी, और 2 दिन बाद फ़ोन कर लेंगे, सर कैसे हैं आप, सर गुड मॉर्निंग। तो ऐसा नहीं करना है ना, उसको धीरे धीरे 10 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में एक गैप दीजिए कि आपने कुछ नया प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन दिया, कंपनी में कुछ नई चीज़ आई, वो आपने इन्फॉर्मेशन दिया हर 7 दिन बाद। तो मैं भी उस मिच्योर सेल्स वाले के साथ ही काम करूँगा जो इस तरह की चीज़ें मेरे साथ कर रहा होगा। उसके साथ तो मैं कभी नहीं काम करूँगा जो सुबह उठते ही मैं व्हाट्सएप देखूँ तो पहले उसी का व्हाट्सएप आया हो और किसी न किसी बात पे आया हो, उसी प्रोडक्ट पे आया हो, नहीं, मैं कभी नहीं करूँगा उसके साथ काम। तो हमें धैर्य रखना चाहिए। और हमें ये सेल्स में जो फॉलोअप की बात चल रही है, हमें फॉलोअप का साइंस ये पता होना चाहिए कि हमें एक कस्टमर के साथ उसका मानसिक व्यवहार कैसा है, उसका अंडरस्टैंडिंग कैसी है, तो वो कितने दिन में हमारे को एक्सेप्ट कर सकता है। तो मैं उतने ही दिन में काम करूँगा, उसको 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन में एक बार फॉलोअप करूँगा, 15 दिन में सर आज कैसे हैं आप, या कोई भी फेस्टिवल आया उसमें उसको विश कर दिया। तो आप जब रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं तो वो प्रोडक्ट हो सकता है आज एक प्रोडक्ट सेल करने गए हैं, हो सकता है उसी का अच्छे से और टर्म यूज़ करके उसका रिलेशन बना के 6 महीने तक अगर उन्होंने उसको फॉलोअप किया, तो हो सकता है वो आपके 50 प्रोडक्ट को सेल करा दे आपको। तो वो उतना तो रखना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। इस पॉडकास्ट में हमने ऑलमोस्ट फॉलोअप्स की सारी टेक्निक्स पे बात कर ली है, लेकिन एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, फॉलोअप एक ऐसा टर्म है ना लोगों के लिए जो लोगों को डराता है डरा और सोचता है कि भाई सामने वाला गाली ना दे दे हाँ हाँ और हाँ हमें अलग तरीके से तो नहीं जज करना शुरू करेगा। सही उसके लिए बात जो है। आपने अभी तक बताया वो तो आपको समझना ही पड़ेगा कि इस तरीके से ही आपको आगे बढ़ना है। लेकिन जो अब लास्ट में एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अब लोगों के मन में ये सवाल भी ज़रूर होगा कि जो हमें टोन रखना है उनसे बात करने का, चाहे वो किसी भी पिच पे हो, कुछ भी हो, हमें टोन कैसा रखना है ताकि जो उन्हें भी बुरा ना लगे और हम भी इमोशनली या मेंटली रूप से ज़्यादा उस दिन फ्रस्ट्रेटेड ना हो जाए और घर वालों पे जाके गुस्सा ना उतारे। हाँ, मुझे लगता है कि बात आपने अच्छी पकड़ी। कई लोग ऐसे ऑफेंड हो जाते हैं उस तरीके से, हमारे को पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें टाइमिंग देखनी चाहिए कि कौन से टाइमिंग पे हम किसी कस्टमर को कॉल कर रहे हैं। तो ऐसा टाइमिंग नहीं होना चाहिए कि या तो मॉर्निंग में आपने 10 बजे किसी को कॉल किया, डेफिनेटली वो ऑफिस ही जा रहा होगा या बिजनेस में काम पे जा रहा होगा। और ऐसे टाइम पर भी नहीं करना चाहिए, आपने 7:30 बजे किया तो 8 बजे के आसपास सब लोग अपने घर जा रहे होते हैं, काम का पूरा प्रेशर होता है, वो रिलीज़ होना होता है, तो हो सकता है आप ही के ऊपर ना निकल जाए। तो आपको एक टाइमिंग सेट करना चाहिए कि जिस टाइमिंग पर लोग रिलैक्स रहते हैं, कि अगर ऑफिस गए हैं तो 12 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे वो रिलैक्स हो गया होगा, अगर 10 बजे ऑफिस पहुंचा होगा, लंच के बाद 2 बजे उसने लंच किया होगा तो 2:30 बजे के आसपास उसको कॉल कर सकते हैं, शाम को 5 बजे के आसपास कर सकते हैं। तो हमारे को टाइमिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो कस्टमर का रिएक्शन वैसे ही आएगा, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी भी है ना, आदमी शाम तक तो थक ही जाता है और अर्ली मॉर्निंग आप वो किसी और काम के लिए जा रहा है तो आपने तुरंत कॉल कर दिया। तो आपका बिहेवियर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सही बात पकड़ी कि लोग ये पकड़ नहीं पाते हैं कि साइकोलॉजी क्या बोलती है इस कस्टमर की, हमारे को किस टाइम पर कॉल करना चाहिए, उसको किस तरह से ग्रीट करना चाहिए। तो ये भी हमें आना चाहिए कि हम किसी से जब बात करते हैं तो नाम लेके बात करें तो ज़्यादा अच्छा है कि हाय मिस्टर शर्मा, हाउ आर यू, आज का दिन आपका कैसा रहा। हम शाम को जब कॉल करेंगे तो ऐसा पूछ सकते हैं कि सर मैं चाहता हूँ कि आपका दिन आज बहुत अच्छा रहा है, तो मैं 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, वी हैव अ प्रोडक्ट जिससे आपको हेल्प हो सकती है। तो इस तरह से अगर हम शुरू करेंगे तो बजाय कि एक रोबोटिक टोन में कि हमारे पास ये है ब्ला 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 ब्ला, तो लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो आपको व्यवहार बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी सेल्स को क्रैक करने में, बिकॉज ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है।
तो जैसे हम लोग अपनी सेल्स में बताते हैं कि लिस्ट बनाइए किस किस के साथ आपको प्रोडक्ट सेल करना है। तो जो पहला आदमी होगा वो आप समझ के उसकी लिस्ट बनाइए कि उसका सोचता कैसा है, बात कैसे करता है, व्यापार क्या है, बिजनेस क्या है, फैमिली में कौन कौन है। तो हम मतलब क्लियरिटी के साथ काम करते हैं ना। तो इस तरह फॉलोअप में भी हमने जब, क्योंकि हम फॉलोअप उन्हीं को कर रहे होते हैं जिनसे हम पहले बात कर चुके होते हैं या प्रोडक्ट बता चुके होते हैं उनको, तो हमें उसका व्यवहार भी पता चल जाता है कि वो किस तरह के टोन में बात करेगा, कितने बजे फ्री रहता है और कब हम, क्योंकि पहले फॉलोअप में आप उससे बात कर सकते हैं कि उसका ब्रेन कैसा है, सर आप कब फ्री होते हैं, मैं आपको तभी फ़ोन करूँगा। तो डेफिनेटली वो बताएगा अपने मुंह से, और जब आप आदमी अपने मुंह से आपको बताएगा तो वो कमिटेड हो जाता है ब्रेन से। तो फिर आप कॉल करेंगे तो वो आपको ऑफेंड नहीं करेगा। आप ना जानकर बिना बताए उसको कॉल करेंगे, डेफिनेटली ऑफेंड हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी और सटीक जानकारी आपने दी। और अगर इस पॉडकास्ट को आपने पूरा देख लिया तो ट्रस्ट मी, अब आपको फॉलो अप लेने में बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वैल्यूबल इनपुट। और अगर आप इस तरीके की और वीडियोस को देखना चाहते हैं मनोज जी के साथ, सीखना चाहते हैं, तो इनके चैनल को तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर ले। जो नीचे आप सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। और आपको लगता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं जिनको इन वीडियोज़ की ज़रूरत है, तो उन तक ज़रूर इस वीडियोज़ को शेयर कीजिए। क्योंकि सेल्स का जो लॉजिक समझ लिया, वो आगे चल के करोड़पति भी बन सकता है। ये सेल्स में ही पॉसिबल है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने लिए वीडियो सेव कर लीजिए अगर आप सेल्स में हैं और तरक्की करना चाहते हैं, ग्रोथ देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में कुछ और वैल्यूबल इनपुट्स के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मनोज। थैंक यू।